हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है टोपी शुक्ला। और ये है हिंदी क्लास सीबीएसई क्लास 10 का संचयन भाग का चैप्टर है। इसके लेखक है राही मासूम रजा। मैंने इसमें आपको इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में मिलने वाला है टोपी शुक्ला का पाठ का सार, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं या वैसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमेशा आते रहते हैं, वो सारे के क्वेश्चन एंड आंसर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पाठ का सार कैसा है, मतलब अगर मैंने एक पैराग्राफ अगर एक्सप्लेन किया तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे मतलब उसके जस्ट बाद एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद क्या आएगा, आपको मुहावरे मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टोपी शुक्ला पाठ सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं। ठीक है, लेखक किसकी कहानी सुनाना चाहते हैं, तो टोपी शुक्ला की कहानी सुनाना चाहते हैं। इसलिए लेखक कहता है कि इरफान की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है। इरफान भी एक कैरेक्टर है, ओके, लेकिन इरफान की कहानी कितनी सुनाएंगे जितनी टोपी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस टोपी की कहानी के लिए जितना भाग इरफान का जरूरी है उतना ही सुनाएंगे। इरफान टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। इरफान जो कैरेक्टर है, जो भाग है, जो उसके जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो बहुत अहम हिस्सा है। अगर उसके बारे में नहीं बताते तो टोपी की कहानी कैसी हो जाएगी, अधूरी रह जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। ये दोनों लेखक की कहानी के दो चरित्र हैं, मतलब दो कैरेक्टर है। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ल और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मर्तुजा। ओके, एक को सभी प्यार से टोपी कहकर कहते हैं और दूसरे को इरफान कहते हैं। तो दो कैरेक्टर कौन से हो गए आपका, एक हो गया टोपी और दूसरा हो गया इरफान। इरफान के बारे में अब हम यहाँ पे देखते थे। इरफान की दादी पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई। परंतु जब तक जिंदा रही वह पूरब की ही भाषा बोलती थी, मतलब क्योंकि पूर्वी थी, मतलब पूरब के प्रदेश में रहती थी, तो उसकी दादी जब तक जीवित रही तब तक वो पूरब की ही भाषा बोलती थी। लखनऊ की उर्दू तो उसने उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगा कर रखा था, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझ सके। आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसको अपने पास रखना चाहते हो। तो जो इरफान की दादी थी, ओके, उनको वो अपनी बोली बहुत अच्छी लगती थी, भाषा बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने अपने पास रखी थी। पास रखना मतलब उसी में ही बात करती थी वो। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाजे बजाने के लिए उनका दिल धड़कने लगा। परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी का दिल उदास हो गया, लेकिन इरफान के जन्म के छठे दिन के स्नान पूजन उत्सव पर उन्होंने जी भर के उत्सव मना लिया। क्यों नहीं गाना बजाना कर पाई थी, क्योंकि वो मौलाना के घर में उनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो उनके हस्बैंड जो उनके पति थे वो कौन थे, मौलाना थे। लेखक कहता है इरफान की दादी किसी मौलाना की बेटी ही नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी। परंतु लखनऊ आकर वह दही के लिए तरस गई थी। जब जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उसका मन होता जी भर के खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते हुए से फिर मौलवी बन जाना पड़ता था। मतलब जा जो इरफान की दादी थी वो बड़े घर से आई थी, जमींदार के परिवार के घर से आई थी, तो वो अपने बचपन में सब कुछ खाई पी थी, मतलब बोलते ना, दूध दही घी। लेकिन जब जैसे ही ये लखनऊ आते थे तो उसको ये सारी चीजों की कमी हो जाती, तो जब भी वो अपने मायके जाती थी तो पेट भरकर ये खाना खाया करती थी, मतलब इस टाइप का दूध दही। इरफान को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन नुरजता से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभार इरफान को डांट देती थी और कभी कभी तो मार भी दिया करती थी। बड़ी बहन भी अम्मी की ही तरह कभी कभी डांटती और मारती थी। अब्बू भी कभी कभार घर का न्यायालय समझकर अपना फैसला सुनाने लगते थे। रजत को जब भी मौका मिलता तो उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारकली, बारह बुर्ज, जी अमीर, हजमा, गुल बुकावली, हतिन ताई, पंच फूला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। ये क्या है, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है मैंने यहाँ पे, इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। पीहर मतलब अपने माता पिता के घर। तो वो मौलाना की बेटी नहीं थी बल्कि जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाकर आई थी, लखनऊ आकर उसने सिर्फ दही को भी तरस गई थी। अपने जब भी घर जाती थी तो पेट भर कर, बोलते ना, मन भर कर खाकर आती थी, क्योंकि वहां वो मौलानी के वाइफ नहीं होती थी। यहाँ आती थी लखनऊ तो वह फिर से मौलवीन बन जाती थी। यही कारण है कि इरफान की दादी अपने पीहर जाना चाहती थी। ठीक है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था। कस्टोडियन का अर्थ क्या होता है, सरकारी कब्जा। दादी के पीहर वाले विभाजन के समय पाकिस्तान में रहने लगे तो भारत में उनके घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इससे घर पर उसका मालिकाना हक भी नहीं रहा, इसलिए वह सरकारी कब्जे में चला गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इरफान की दादी बहुत प्रिय थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी के पास बैठ जाता था। वह दादी की पूर्वी को सुनकर खुश हो जा बोली को सुनकर खुश होता था। दादी उसके दुख और उसकी भावनाओं को समझती थी। इरफान की अम्मी और बाजी जब टोपी की हंसी उड़ाती थी तो बीच बीच में बचाव करते हुए बांस बुला लेती थी और वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश करती रहती थी। उनके मरने की खबर सुनकर टोपी उदास हो गया और रोता रहा। इन बातों से पता चलता है कि टोपी इरफान की दादी का प्रिय था। इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस प्रकार से है? तो इरफान और टोपी शुक्ला दोनों गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, परंतु दोनों की आत्मा में प्यार की प्यास थी। इरफान तो अपने मन की बात दादी को भी या टोपी को कहकर हल्का हो कर लेता था मन, परंतु टोपी के लिए इरफान और उसकी दादी के अलावा कोई नहीं था। अतः इरफान वास्तव में टोपी का कहानी का अटूट हिस्सा। हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? क्यों अपनी दादी को इतना प्यार करता था? इरफान को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी बड़ी बहन और नुसरत से भी था। पर क्यों दादी से करता था? क्योंकि दादी क्या करती थी? डांटती नहीं थी, मारती नहीं थी, और जबकि रात को उसको कहानियां सुनाई करती थी। इसलिए वह इरफान अपनी दादी से स्नेह करता था। मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझा दिया। कैसे कहा जा सकता है इरफान की दादी मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखने वाली महिला थी? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिली जुली संस्कृति क्या हो रहा है? इरफान मुस्लिम संप्रदाय का है, धर्म उसका मुस्लिम है, ओके, लेकिन उसकी जो दादी थी वो पूर्वी बोली बोला करती थी। भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति थी उसके अनुसार वह अपने कुछ नियम कानून भी फॉलो करती थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इरफान की दादी नमाज व रोजे की बड़ी पाबंद थी, किंतु जब उनके बेटे यानी इरफान के पिता के लिए चेचक निकली तो वह उसके पलंग के पास एक पैर पर खड़ी हुई और उन्होंने माता का नाम लेकर कहा, माता मोरे बच्चे को माफ करियो। उनकी ससुराल में उर्दू बोली जाती थी, किंतु वे पूर्वी बोली ही बोलती रही। कट्टर मौलवी परिवार में गाने बजाने की रोक थी, किंतु इरफान की छठी में उन्होंने खूब गाना बजाना किया था। इस सब बातों से सिद्ध होता है कि वे मिली जुली संस्कृति पर विश्वास रखती थी। ये हमने पढ़ा है, तो वही यहाँ पर हमने इसका आंसर दिया। इरफान की दादी, नेक्स्ट पैराग्राफ। इरफान की दादी की बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। उसे भी इरफान की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इरफान की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देने लगी थी। का अर्थ है टोपी की माँ और इरफान की दादी की बोली एक जैसी थी। पार्टी का होना मतलब इरफान की दादी घर में सबसे बोलते हैं ना कि बुजुर्ग थी और पूर्वी बोली बोला करती थी। वही टोपी की जो माँ थी वो घर में बुजुर्ग तो नहीं थी लेकिन उनकी ज्यादा कीमत नहीं थी। लेकिन वो कौन सी बोली बोला करती थी? तो वो भी पूर्वी बोली बोला करते थे। दोनों को एक जैसा लगना है, मतलब टोपी को ये लगता था कि मेरी दादी, मतलब इरफान की दादी और मेरी माँ एक ही पार्टी के हैं। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टोपी को अपनी खुद की दादी कभी पसंद नहीं थी। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को तो अपनी दादी की भाषा और इरफान के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। लेखक कहता है कि टोपी जब इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। टोपी को इरफान की दादी का हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था। और कि ये टेक्स्ट बुक में है आपके कि मीठा गुड़वा सा फील होना। मतलब जब भी उसकी दादी, उससे इरफान की दादी जब टोपी से बात करती थी तो उसको बड़ा प्यारी लगती थी वो बोली। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता। तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता। लेखक कहता है कि इरफान की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल बात करके आगे बढ़ती थी कि उसकी अम्मा क्या कर रही, मतलब होता है ना कि क्या खाया तुमने, क्या कर रही है तुम्हारी मम्मी, ऐसे ही करके वो उससे बात किया स्टार्ट किया करती थी। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि अम्मा क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आया कि माता जी को ही अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे शब्द बहुत अच्छा लगा। जिस तरह गुड़ की डाली को मुंह में रखकर उसे स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी तरह वह उस शब्द को बार बार बोलता रहा। जो शब्द आपको पसंद आ जाते हैं आप उसी शब्द को बार बार चुगलते रहते हो या बोलते रहते हो, राइट? तो वैसे ही वो भी बोलने लगा। क्या बोलने लगा? अम्मा, अब्बू, बाजी। अ, उसे ये शब्द बहुत पसंद आए। एक दिन टोपी को बैगन का भुर्ता जरा ज्यादा पसंद लगा। राम दुलारी टोपी की माँ खाना परोस रही थी और टोपी ने कहा कि अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी शब्द सुनते ही मेज पर बैठे सभी लोग चौंक गए। उनके हाथ खाने खाते खाते रुक गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और टोपी की माँ ने, राम दुलारी ने, टोपी को फिर बहुत मारा। क्या बताना चाह रहा है?
टोपी शुक्ला हिंदू संप्रदाय से था, और इरफान कहाँ से था, तो वो मुस्लिम संप्रदाय था। लेकिन उस बच्चे को ये वर्ड बहुत अच्छा लगा, अम्मा, अब्बू, बाजी। और एक दिन जब उसको बोलते हैं ना कि खाना बहुत अच्छा लगा, बैगन का भुर्ता बहुत अच्छा लगा, तो उसने क्या बोल दिया, अम्मी। ओके, तो अम्मी वर्ड सुनते ही, अम्मी वर्ड वर्ड जो उसके मुंह से निकला, शब्द को सुनते ही जितने लोग मेज पे खाना खा रहे थे वो सब के सब शांत हो गए, क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग हम अपने घरों में नहीं करते हैं, राइट। हर धर्म के अपने अपने कुछ लैंग्वेज होती है, कुछ भाषा होती है, जो जो बोलते हैं ना बोलचाल के लिए रहती है। तो उसकी सुभद्रा देवी, आपको याद रखना है कि सुभद्रा देवी कौन है, तो टोपी शुक्ला की दादी है। ओके, और राम दुलारी कौन है, तो टोपी शुक्ला की माँ है। ठीक है। एक ही बात बार बार पूछ रही थी, क्या अब वो इरफान के घर जाएगा। इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता। मुन्नी बाबू और भैरव जो टोपी के भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी, उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते ही देखा था। सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने उसे एक किन्नी रिश्वत भी दी थी। क्या हो रहा है, जब उस छोटे से बच्चे को, टोपी शुक्ला को, सिर्फ एक वर्ड बोलने के लिए, अम्मी शब्द बोलने के लिए पिटाई की जा रही है। ओके, राम दुलारी उसे मार रही है, राम दुलारी कौन, उसकी माँ। तब जो भाई बहन रहते हैं ना, वो उसमें और आग में घी का काम करते हैं। तो उससे बड़ा एक भाई है जो मुन्नी बाबू है। तो मुन्नी बाबू ने क्या कह दिया कि हमने तो इसको कबाब खाते हुए भी देखा था, जबकि ये उल्टा था। मुन्नी बाबू कबाब खा रहे थे और टोपी ने उनको देख लिया, तो उन्हें एक रिश्वत के तौर पर एक अन्नी भी दी थी, ताकि टोपी घर की शिकायत ना करे। उस दिन टोपी की इतनी पिटाई हुई हो गई कि उसका सारा शरीर दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इरफान से मिला, तो उसे पिछले दिन की सारी बातें बता दी। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे, क्योंकि बात यह है कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था। मतलब आप देख सकते हो कि टोपी कितना सही है, मतलब कहीं अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो जब दूसरे दिन स्कूल गए, तो टोपी ने अपनी सारी बात बता दी कि मेरे मुंह से अम्मी शब्द निकला, तो मेरे घर में मेरी बहुत पिटाई हुई। तो दोनों ने क्या किया, भूगोल का जो पीरियड था उसको बंक कर दिया। उससे बाहर निकलकर वो इरफान के, बोलते हैं ना, इरफान के साथ पंचम की दुकान से केले खरीद के खाए। क्यों? क्योंकि वो केले के अलावा बाहर कोई ऐसी चीज नहीं खाता था। टोपी बहुत ही भोले मन से इरफान से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वे लोग दादी बदल ले। क्यों बदल ले, यहाँ पे जो वर्ड आता है दादी बदले, इससे क्वेश्चन भी बनता है। उसकी दादी इरफान के घर और इरफान की दादी उसके घर चली जाए। टोपी कहता है उसकी दादी की बोली तो इरफान की परिवार की बोली की तरह ही है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इरफान कहता है कि टोपी की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू यह बात नहीं माने, क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इरफान बात कर रहे थे, उसी समय इरफान का नौकर आया और खबर दी इरफान की दादी का देहांत हो गया। इरफान की जो दादी थी, उससे टोपी बहुत ज्यादा प्यार करता था, और टोपी अपनी दादी से बहुत अधिक नफरत करता था। तो वो कहता है कि हम तेरी मेरी दादी नहीं बदल सकते। तो दोनों बचपना है, दोनों बहुत बोलते हैं ना छोटे हैं। तो इरफान बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी दादी के साथ साथ क्या है, मेरी अब्बू की माँ भी है। और उसी समय एक नौकर आकर मतलब बोलते हैं ना मैसेज देता है, इन्फॉर्म करता है कि अब उसकी दादी का देहांत हो गया, मतलब उसकी दादी अब नहीं रही। शाम को जब इरफान के घर गया, तो वहां शांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के न होने पर टोपी के लिए घर पूरा खाली हो चुका था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उसका इरफान की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर के में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इरफान को सहानुभूति देता हुआ कहता है, इरफान दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो ठीक होता। मतलब यहाँ पर टोपी और इरफान की दादी की परिस्थितियां बताई गई है कि उनके घर में उनकी स्थिति कैसी है। तो टोपी को उसके घर में कोई प्यार नहीं करता, कोई उसको समझता नहीं। एक अम्मी शब्द बोलने के लिए उसको कितना मारा गया। ठीक, हमने पहले दादी की परिस्थिति समझी। दादी पूर्वी बोली बोलती थी, दादी लखनऊ आई थी, दादी दादी की शादी मौलानों के मतलब मौलवी के साथ हुई थी, तो वो अच्छे घर से आई थी। लेकिन शादी कहाँ हो गई, धर्म संप्रदाय के बीच में फंस गए। तो दादी के मन में जो भी इच्छाएं थी वो कभी पूरी नहीं हो सकी। तो दोनों अजनबी थे अपने घर में, टोपी भी अजनबी जैसा रहता था और दादी भी अजनबी जैसे थे। तो दोनों एक दूसरे को अपने आप को बोलते हैं ना कि एक जैसा महसूस करते थे। प्रश्न, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। जैसे उसने अम्मी शब्द बोला, तो क्या प्रतिक्रिया हुई, तो बहुत उसको डांट पड़ी, उसको खूब पिटाई हुई, और दोबारा कहा गया कि यह कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा। तो इसमें एक शब्द मैंने इसमें ऐड किया,
उनकी परंपरा और संस्कृति की दीवार डोलने लगी। अम्मी शब्द जैसे ही उसके घर में बोला गया तो उनके घर की परंपरा संस्कृति की दीवारें डोलने लगी। टोपी ने इरफान की दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी की दादी का स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था। वे हमेशा टोपी को डांटती और फटकारती रहती थी। उसके विपरीत इरफान की दादी असीम प्यार से भरी हुई थी। वे कभी बच्चों को डांटती नहीं थी, उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाकर बात करती थी। इसलिए टोपी ने दादी के इसी स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण इरफान की दादी को बदलने की बात की। आप जिससे प्यार करने लगते हो, आपको जो अपनापन सा लगता है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, राइट? अपनी दादी को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इरफान की दादी उसके पास, जब भी वो इरफान की दादी के पास जाता था तो प्यार से उससे बात करती थी, का खाई रही, का कैसी है तुम्हारी अम्मा, इस टाइप से बात किया करती थी, तो उसको अपनापन सा लगता था। तो इसलिए उसने दादी को बदलने की बात कही। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर क्यों खाली सा लगा? क्योंकि इरफान इरफान की दादी का जब देहांत हुआ तो वो टोपी क्यों जाता था? टोपी सिर्फ उसकी दादी के पास बैठने जाता था। टोपी प्रेम के अटूट बंधन से जुड़ गया था। वे हमेशा उसे अपने पास बिठाकर उससे बातें करती थी। अब उनके चले जाने के बाद उसे कोई भी दादी की तरह प्यार से बोलने वाला उस घर में बचा रहा था। इसलिए इरफान की दादी के देहांत पर टोपी को उसका घर खाली सा लगने लगा। क्योंकि इरफान के घर जब भी जाता था टोपी, तो वो दादी के लिए जाता था। वो दादी के पास बैठता, दादी उससे जो जो प्रश्न पूछा करती थी उसका जवाब देता था, क्योंकि उसको अपनापन सा लगता था। किन बातों से पता चलता है कि टोपी को इरफान की दादी बहुत प्रिय थी? सेम आंसर आएगा, बट आप उसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी पास में बिठाया करती थी, पूर्वी भाषा में बात किया करती थी, जो कि उसकी माँ भी बात करती थी, ओके। और जब भी वो उससे हंसी टोपी की उड़ाती थी तो दादी भी बचाव किया करती थी। वे टोपी को कहानियां सुनाते हुए खुश रहती थी। मतलब ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो अपना टोपी इरफान की दादी को पसंद करता था। लेखक कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी भी ऐसे लड़के के साथ से कभी भी दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती है। बदली होना मतलब ट्रांसफर होना, ओके, स्थानांतरण होते रहना। तो उस दिन किस दिन? तो सन 10 अक्टूबर सन 45 को उसने कसम खा ली कि मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करूंगा जिसके पापा का ट्रांसफर होते रहता है या जिसके फादर का। 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था। अब इरफान के चले जाने पर भी वह अकेला हो गया था, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के तीन लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बचा। एक कलेक्टर जब गया तो दूसरे कलेक्टर आ जाते हैं। तो इरफान के पिताजी क्या करते थे? तो इरफान के पिताजी कलेक्टर थे, ओके। तो अब जो दूसरे कलेक्टर उस बंगले में आए, उस घर में आए, तो वो हरी नाम सीट है। उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोला करते थे। ये तीनों थे ही तो बड़ा, मतलब थे कलेक्टर के बच्चे, लेकिन तीनों अलग अलग उम्र के थे। लेकिन इसमें से क्या था, एक सबसे बड़ी उनकी खासियत बोले, बोलते हैं ना कि टोपी के साथ उनकी दोस्ती ना होना, क्योंकि वो अंग्रेजी में बात किया करते थे। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, और टोपी को तो वो आती नहीं थी। अब तो इरफान था और ना इरफान की दादी तो उसे समझ सके। घर में ले देकर के एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। तो अब वह सीता के साथ ही समय गुजारने लगा। अब इरफान भी चला गया। इरफान की जगह में जो लोग आए वो उनके साथ भी उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। तो अब क्या करे कोई बच्चा? उसको अपने मन दिल की बात है। तो उसके घर में जो नौकरानी थी सीता, वो उसके पास चला गया। उसके पास चला गया मतलब उसके साथ समय गुजारने लगा, उससे बातें करने लगा, उसी के साथ वो रहने लगा। ठंड के दिन शुरू हो गए और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना। लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला। वैसे कोट बिल्कुल नया ही था क्योंकि जब वह बनाया गया था तब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दिया गई कोई चीज वापस नहीं ली जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच में बहस हो गई। दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को अब समझाने लगी। अब तो 10वीं कक्षा में पहुंच गया। अब क्या हुआ? ठंडी आई तो घर में नए कपड़े आते हैं, तो सबके लिए नए कपड़ा है, लेकिन टोपी के लिए कोई नया कपड़ा नहीं आया। उसको भैरव भैया का, जो उसका बड़ा भाई है, उसका कपड़ा या उसका कोट दे दिया गया, जो कि भैरव को भी पिछले साल में बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये सारी चीजें देख के टोपी ने क्या किया, वो कोट उठाकर एक नौकरानी के बच्चे को दे दिया। अब नौकरानी को दे दिया कोई सामान, आप वापस तो ले नहीं सकते। और ये बात, ये गुस्ताखी या गलती किसने की थी? तो टोपी के द्वारा हुई थी। तो निर्णय ये हुआ कि टोपी के लिए अब कुछ नहीं नया लिया जाएगा। अगर जो है उसके पास वो तो यह बोले,
वो पहने या फिर वो ठंड खाए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो परिवार में जो उसकी स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब उसको प्यार करने वाला, उसको समझने वाला कोई नहीं था, और इस कारण से उसकी दादी और उसके बीच में काफी बहस भी होती है। तो आप मतलब कह सकते हैं ना कि किसी की मनोस्थिति को आप समझ सकते हो कि आप टोपी की मनोस्थिति को कैसे कैसे एक्सप्लेन करोगे कि घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, लेकिन एक को बहुत ज़्यादा ही नेग्लेक्ट किया जा रहा है या उसको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जा रही, तो उस बच्चे की मनोस्थिति कैसी हो जाएगी? तो बस वैसी ही टोपी की थी। उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है। परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल भी हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता था तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, कभी उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। अगर ये सारी चीजें ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कापियों के पन्नों को फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाने लगता। यह तो थी पहले पहले साल की बात। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया, और दूसरे साल भी फेल हो गया। तीसरे साल वह पास तो हो गया, परंतु थर्ड डिवीजन से। यह थर्ड डिवीजन कलक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। अब क्या हुआ? सीता ने कह तो दिया कि तुम 10वीं कक्षा में पहुंच गए हो, लेकिन 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए उसको बड़ी पापड़ बेलने पड़े, बहुत पापड़ बेलने पड़े। क्यों? क्योंकि 9वीं में वो 2 साल फेल हो गया था, और 2 साल फेल होने के कारण उनको अपने से छोटे जो कक्षा वाले थे उनके साथ पढ़ना पड़ा। कारण क्या था? ऐसा नहीं था, ये एक वर्ड आता है, आप अगर टेक्स्ट बुक कभी पढ़ोगे तो गौदी वर्ड आता है। गौदी मतलब क्या होता है? कम अकल का। वो कम अकल का नहीं था, लेकिन उसको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता तो मुन्नी बाबू उसको कुछ काम याद आ जाता तो वो काम में लगा देते, या माँ को कोई सामान बाजार से मंगवाना होता था तो वो उसके लिए भेज दिया करती थी, और बचा हुआ समय मिलता तो छोटा भाई क्या करता था? पन्ने फाड़ कर हवाई जहाज बनाने लग जाता था। और दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया था। जब वो तीसरी साल पास हुआ तो क्या हुआ? थर्ड डिवीजन की तरह गया, और थर्ड डिवीजन उसके लिए जीवन का एक कलंक की तरह रहा। ठीक है। तो 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन टोपी के मित्र इरफान के पिता का तबादला हो गया था। उसका मित्र उसे छोड़कर मुरादाबाद चला गया था, और इसी दिन उसने कसम खाई थी कि वो होने वाले मित्रों के साथ दोस्ती नहीं करेगा। इसी दिन से टोपी अकेला भी हो गया, और बाद में वह किसी का दोस्त भी नहीं बन पाया। ठाकुर हरिराम सिंह कौन था? उनके लड़कों ने टोपी शुक्ला से दोस्ती क्यों नहीं की? यह उनकी किस भावना का व्यंजक है? मतलब थे तो वो कलेक्टर के बच्चे, लेकिन क्यों उसके साथ टोपी शुक्ला की दोस्ती नहीं हुई? तो उसका कारण क्या है? ठाकुर हरिराम सिंह को इरफान के पिता के तबादले के बाद बनारस का नया कलेक्टर बनाया गया था। ठाकुर हरिराम सिंह के लड़के इरफान के समान सभ्य नहीं थे। उन्हें अपने पिता के कलेक्टर होने का घमंड था। इसी घमंडी मानसिकता के चलते उन्हें टोपी अपने किसी चपरासी के बेटे के समान लगा। उन्होंने दोस्ती करने आए टोपी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, और बाद में अपने अल्सेशियन कुत्ते से कटवा दिया। यह उनकी अपने आप को ऊंचा तथा दूसरे को तुच्छ समझने की दूषित भावना का व्यंजक है। मतलब क्योंकि वो अपने आप को कलेक्टर के बच्चे समझते थे, अंग्रेजी में बात किया करते थे, और जब वह उनसे टोपी शुक्ला दोस्ती करने आता है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और अपने कुत्ता जो रहता है उसको उसके पीछे दौड़ा देते हैं। तो इस तरीके से हरिराम जो ठाकुर जी हैं, जो कलेक्टर है नए ठाकुर, उनके साथ टोपी के बच्चे की कभी दोस्ती नहीं हुई। टोपी पढ़ने में तो बहुत तेज था, फिर वह 2 बार फेल हो गया। उसकी पढ़ाई में क्या बाधाएं आती थी, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। पढ़ने में तो तेज था, लेकिन एक बार वो फेल हुआ, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठता था तो किसी न किसी को कोई काम याद आ जाता था। दूसरी बार क्यों फेल हुआ? क्योंकि वो उसको टाइफाइड हो गया था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों बड़ा होना चाहता था? इरफान से दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी, तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुआ कि वह टोपी को एक दिन हरीब कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा। तो टोपी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू खा रहे थे। ये बात घर न बताने के लिए उसने एक अन्य रिश्वत दी थी। इसका मजा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था। कुल मिला के जो बड़ा बच्चा होता है, जो घर का बड़ा लड़का होता है, वो छोटे भाई बहनों पर अपनी पकड़ बिठाना चाहता है। टोपी चाहता था कि एक दिन के लिए ही सही मैं मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाऊं, तो मैं भी उसे मजा सिखा सकूं। टोपी ने मुन्नी बाबू के बारे में कौन सा रहस्य छिपा कर रखा था, और क्यों विस्तार से सवेरे सेब यही था? वो क्यों? क्योंकि टोपी जो था वो चुगलीखोर नहीं था, उसको आदत नहीं थी किसी के बारे में चुगली करने की।
टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब सा लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 51 में उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली माटी का पिंड हो गया, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, अब वो 10वीं कक्षा में थे। जो 49 में 7वीं कक्षा में थे, अब वो टोपी के साथ आ गए, क्योंकि 2 साल का अंतर था वो यहाँ पर खत्म हो गया। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा। बूढ़ा दिखाई देना मतलब, जब आप एक ही कक्षा में 2-3 साल पढ़ते हो तो जो छोटे बच्चे हैं वो आपके बराबर आ जाते हैं, जो आपके आपके साथ के बच्चे रहते हैं, आपके साथ के जो दोस्त होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो आप उनके बीच में थोड़े से अपने आप को कह सकते हो कि अनकंफर्टेबल, आप कह सकते हो कि उनके सामने आप थोड़े बड़े बड़े से दिखाई देते हो। वही जो कक्षा का तेज लड़का था, उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे और टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना ही है। तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी और ऐसा लगा जैसे यह बात उसके दिल पर आर पार हो गई। और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड और टाइफाइड का बाप वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गया। टोपी के पिता डॉक्टर भगू नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया, उस घर में पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव हार गए तब घर में थोड़ी शांति हुई। टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा तो कुछ ज्यादा समय नहीं और वह पढ़ाई में जुट गया। जो क्लास के बच्चे थे उनका क्या कहना था, तुम हमारे साथ मत रहो, तुम हमसे भी छोटी वाले जो कक्षा के बच्चे उनके साथ दोस्ती करो, क्योंकि तुम आगे कक्षा पास हो गए नहीं। तो ये बात उसको बहुत ज्यादा चुभ गई, उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने कसम खा लिया कि इस बार मुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड का बाप, मैं इस साल पास होकर रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, उसके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़ लिया। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपके घर में कोई चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव में घर का माहौल कैसा रहता है। लेकिन किस्मत से उसके पिताजी बोलते ना कि चुनाव हार गए, तो उसको पढ़ने का थोड़ा समय मिल गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी बोली कि वाह, टोपी को भगवान नजरबंद बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वह भी तीसरी श्रेणी में, मतलब 3rd डिवीजन में। चलो पास तो हो गया, परंतु लेखक कहता है सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में 3rd डिवीजन से पास हुआ। ये एक बच्चे की मनोस्थिति है। ओके, क्या कारण है कक्षा में अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, कक्षा में उसके दोस्त उसको हम बोलते ना मजाक उड़ाते हैं, तो वो कितना टूट जाता है अंदर ही अंदर। तो वो टोपी के साथ हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो 3rd डिवीजन से पास हुआ। लेकिन उसकी दादी ने उसको उस पे भी टोक दिया। क्या कहा, टोपी टोपी को भगवान नजरबंद करे, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है, तीसरे साल में भी तीसरी श्रेणी में वह पास हो गए। ठीक है। टोपी और बूढ़ी नौकरानी दोनों के एक दूसरे के प्रति सद्भाव होने का कारण क्या था, इनके व्यवहार से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो घर में टोपी और बूढ़ी नौकरानी दोनों ही एक दशा के जैसे थे, क्योंकि वो घर में नौकरानी थी तो उसका कोई वैल्यू नहीं था। और यहाँ पे टोपी घर का बच्चा तो था, लेकिन उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो दोनों एक दूसरे के बोलते ना एक ही कंडीशन में थे, एक ही नाव में, बोलते ना एक ही नाव में बैठे हुए थे उन लोग। दोनों को एक ही घर के छोटे बड़े सब डांट दिया करते थे। बूढ़ी नौकरानी सीता को तो यह सब चुपचाप सह लेना का अनुभव था। इसी कारण जब टोपी किसी बात पर दादी या घर या अन्य के सदस्य विरोध करता था तो उसे राम दुलाई से पिटाई खानी पड़ती थी। तब सीता उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाया करती। सीता के आंचल में जाकर टोपी को भी सुकून मिलता था। इनके व्यवहार से हमें यह शिक्षा मिलती कि पीड़ा या कष्ट की स्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने से एक सबल मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति को लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ है, जिससे वो अपना दुख दर्द बांट सकता है। ये बहुत मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से कि टोपी और नौकरानी के बीच में जो संबंध थे, प्यार था, टूट जैसे क्यों हो गया था। और एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए टोपी और इरफान की दादी के बीच में, क्योंकि इरफान और टोपी की दादी का जो संबंध था, उम्र में बहुत लंबा बोलते ना गैप था, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही घरों में अपने अपने घरों में अकेले थे, अपने अपने घर में इतने बड़े परिवारों के बीच में भी वो अकेला महसूस करते थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने शब्दों में आप आराम से लिख सकते हो, अगर आपने इस
चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है तो। ठीक है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि आपको यहाँ पे मुहावरे मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी इस चैप्टर में मुहावरे आए हैं वो भी मैंने इसमें यहाँ पे डाल के रखा है। तो मैंने कोशिश तो की है कि आपको सारी चीजें सही तरीके से समझा सकूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।